चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। देखो, कई दिनों से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 की मीटिंग चल रही थी। हम लोगों ने अभी तक एक भी एडिटोरियल न ही कोई न्यूज़ आर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को पढ़ा। द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक बार पूरी मीटिंग को कंक्लूड हो जाने दो, जैसे कि हम हर टॉपिक के लिए करते हैं, और उसके बाद में हम आराम से बैठ के जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस COP 29 हम उनको पढ़ लेंगे। यही एक सबसे बेस्ट अप्रोच होती है किसी भी टॉपिक को कवर करने की। इसीलिए मैं जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाना शुरू करता हूं, मैं ये इंश्योर करता हूं कि उसे उस आर्टिकल से उठाया जाए जब वो पूरा इशू सॉर्ट आउट हो चुका हो, ताकि जितने भी की पॉइंट आने चाहिए वो उस एडिटोरियल में आ चुके हों। क्लियर? ये चीज आपको भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मूर्ख बन के जैसे ही कोई चीज शुरू हो रही है उसे पढ़ना शुरू कर दिया अंधाधुन। अब इमेजिन करो कि अगर आपको मैं पिछले एक महीने से ये चीज पढ़ा रहा होता, क्योंकि आई थिंक 10-11 नवंबर से ये चीज शुरू हो गई थी। अगर उसके भी पहले 15 दिन से पहले जो एडिटोरियल आने शुरू हो गए थे, अगर मैं जब से लेके आपको बैठ जाता तो आपका मैं कितना टाइम वेस्ट कर चुका होता। समझ आ रही है आपको बात? इसलिए मैं कुछ टॉपिक्स को बहुत आराम से रुक कर पढ़ाता हूं। खैर, सेकंड जो आप लोगों के लिए गाइडलाइन है आज, वो ये है कि जिन भी आर्टिकल्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, माइट बी पॉसिबल यू विल फील कि अब इतना डिस्कशन हो चुका है तो अब हमें इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आज सबको ये गाइडलाइन दी जा रही है, मेरी रिकमेंडेशन है कि जिन भी आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, भले ही आपको 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, एक बार उन आर्टिकल्स को खुद से जरूर पढ़ना। ठीक है? खुद से पढ़ने का न्यूज़पेपर कोई तोड़ नहीं है, नॉट इवन माय लेक्चर्स। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि सिर्फ मुझे सुन लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आपको मूर्ख और विकलांग बना रहा है। और मैं मेरे किसी स्टूडेंट को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। देखो, बात क्या चल रही है इस आर्टिकल पे, रिफ्लेक्शंस ऑन बाकूस NCQG आउटकम। देखो, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को NCQG के बारे में पता होना चाहिए, और ये अभी तक सबको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है? अब देखो, अगर कोई नया पढ़ना शुरू कर रहा है तो उसके लिए बता देता हूं, ये कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है? अब देखो, पूरा मुद्दा चल क्या रहा है। पूरा मुद्दा चल रहा है कि ये COP 29 में हमने क्या चीज अचीव करी। तो हम किसी भी COP में कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है? हर COP ओवर द ईयर्स हमें एक डिजास्टर के रूप में देखने को मिल रही है। अब जैसे ये जो COP है, यहां पे पैसा मांगने गए थे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जिन्हें आप SIDS बोलते हो, जैसे मालदीव्स हमारा जो पानी में डूब रहा है। ठीक है? फिजी हो गया, पॉलिनेशिया हो गया, एक्सेट्रा। पैसा देना किसको है? डेवलप्ड कंट्रीज को। क्योंकि कहा जा रहा है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज ने फैलाया है इन द प्री इंडस्ट्रियल एरा, तो अब उन्हें उसकी भरपाई करनी चाहिए। बट ऐसा वो कर नहीं रहे। तो फाइनली डिसीजन ये निकल के आया है कुछ कि इस NCQG के अंतर्गत जो फिगर पहले $100 बिलियन का हुआ करता था, उसे बढ़ा के एनुअली $300 बिलियन तक कर दिया गया है टिल 2035। अब ये बताया जा रहा है कि ये फिगर उतना सफिशिएंट नहीं है विच इज रिक्वायर्ड टू फाइट दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है? अब एक बार मैं आपको फटाफट चीजें पढ़ के सुना देता हूं। IPCC ने हाईलाइट किया है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की जरूरत है अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से रोकना है हमें बढ़ने से प्री इंडस्ट्रियल लेवल। विश्वास मानो, मैं आज भी इतने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनको ये बात नहीं पता कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है क्या। ठीक है? उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि सर, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर टेम्परेचर देखें तो वो टेम्परेचर है, वो 1.5 डिग्री से नहीं बढ़ना चाहिए, अभी के मुकाबले 1.5 नहीं बढ़ना चाहिए, 1900s के मुकाबले नहीं बढ़ना चाहिए। आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री की बात चल रही है। क्लियर हो रही है आपको बात? खैर, फिर ये बताया जा रहा है कि अगर करंट पॉलिसीज कंटिन्यू हुई तो ये टेम्परेचर राइज हो जाएगा 3.1, मतलब 1.5 पे रोकना है, उससे 2 गुना हो जाएगा, और उसके इंपैक्ट हमें देखने को अभी से मिल रहे हैं। ठीक है?
फिर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है कि जो COP29 है ये बाकू कहाँ पे हुई, है ना। अब जैसे अजरबैजान के बारे में पढ़ रहे हो तो पता है एक सीरियस स्टूडेंट ने सोचेगा यार अजरबैजान अर्मेनिया में वो नगोर्नो काराबाग की भी लफड़ा चल रहा था, बीच में टर्की भी घुसा था, जरा एक बार देख लेता हूँ कि अजरबैजान की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। प्रोबेबल क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मूर्ख हो आप। क्लियर, तो ऐसा मत करो, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब देखो इसमें क्या बताएगा ये कि जितने भी क्लीनर अल्टरनेटिव्स हैं, बीट सोलर पैनल हो गए, ईवी टेक्नोलॉजी हो गई, बैटरीज से ईवी बैटरीज हो गई, व्हीकल्स हो गए, फेम स्कीम के थ्रू जो हम प्रमोट कर रहे हैं, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, उन सब में पैसा चाहिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है। क्लियर, तो जितनी भी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। अब आज अगर हम बैटरी की गाड़ियां निकाल रहे हैं तो हमें लॉन्ग रन में फायदा होगा, आज तो इन्वेस्टमेंट लग रहा है ना, भरमार पैसा लग रहा है। सोलर पैनल्स आज लगा रहे हैं तो उसका प्रॉफिट हमें 10, 15, 20, 25 साल बाद होगा, आज तो पैसा लग रहा है ना उस टेक्नोलॉजी को बनाने में। क्लियर, तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि जितनी भी ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं वो इवॉल्विंग स्टेज में है और उसमें जो कॉस्ट है वो बियर करना पड़ रही है डेवलपिंग और लीज डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये जो फाइनेंस है ये डेवलप्ड वर्ल्ड के थ्रू आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि इंडिया भी जो ग्रीन एनर्जी स्कीम्स में एक्सपेंड कर रहा है उसमें हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब उसके बारे में वो लोग बता रहे हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में रिसीव किया है हाईएस्ट एवर एलोकेशन ऑफ 19,000 करोड़ इन द बजट 2024-25। अब देखो आपको शायद ये लग रहा होगा कि हाँ ये तो बोलने वाली बात है कि ठीक है हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्लीन फ्यूल, फर्जी बातें। आप ये सोच के देखो कि आपसे अगर NCQG या COP29 पे कोई क्वेश्चन पूछेगा UPSC, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपसे वो ये चीज जानना चाहेगा कि बता बल्लू तेरे को ये बात पता है क्या कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं फॉर ब्रिंगिंग क्लीनर टेक्नोलॉजीज उसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव क्या है जो हमने बजट में सुना। और अगर वो स्पेसिफिक एक पॉइंट प्रीलिम्स में डाल के दे दे कि 2024-25 के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने हाईएस्ट एवर एलोकेशन पाया अभी तक का और वो अंदाजन 20,000 करोड़ के लगभग है, क्या आपको ये बात पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप जब एक क्वेश्चन पूछते हो और इसको सोचो, क्या आप हर मिनिस्ट्री को कितना पैसा एलोकेट किया गया बजट में ये पढ़ते हो या ये पढ़ सकते हो? नहीं, बट क्योंकि ये मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सब नहीं पढ़ना है बट ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इसे मेंस में एज योर फैक्चुअल डाटा यूज कर सकते हो। कैसे? अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लीनर टेक्नोलॉजीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो आप क्या लिखोगे? फेम स्कीम के बारे में लिखोगे, ईवी बैटरीज के बारे में लिखोगे, सेमीकंडक्टर के बारे में PLI स्कीम जो चलाई उसके बारे में लिखोगे, इस मिनिस्ट्री में जो एलोकेशन किया है इतना बड़ा उसके बारे में लिखोगे, राइट। फिर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को हम कितनी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर फेम स्कीम, सब्सिडी के बारे में लिखोगे। यही तो लिखना है। ये आपका मेंस का आंसर हो गया इनिशिएटिव्स का, वे फॉरवर्ड का। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद में आता है अनदर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का दूसरा एस्पेक्ट वो ये बोलता है कि जो पेस है और स्केल है ट्रांजिशन का, इट इज अफेक्टेड बाय हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्रीज। कॉमन सेंस की बात है कि जितना ज्यादा पैसा उस टेक्नोलॉजी में लगेगा उतना टाइम ट्रांजिशन में हमें लगेगा। इसीलिए जो फाइनेंशियल फ्लो है डेवलप्ड कंट्री से उसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि फिस्कल कैपेसिटी जो है वो बढ़ पाए हम जैसे देशों की, और फाइनेंशियल मार्केट अनलॉक करके हम डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं। ये बोलने की बात कर रहा है। फिर ये बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है दे अट्रैक्ट मच हायर लैंडिंग रेट्स एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसा क्यों? अगर आपको किसी कमजोर आदमी को लोन देना हो तो रिस्क ज्यादा है, आप उससे ब्याज ज्यादा लोगे। वहीं आपको किसी मजबूत आदमी को लोन देना हो, माइट बी पॉसिबल मुकेश अंबानी जी को, तो वर्थ ज्यादा है उस व्यक्ति की, तो वो ब्याज कम देगा आपको क्योंकि रिस्क जीरो है ना, इस कारण से। तो यहां पे ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये बोल रहा है कि मच ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज आर रेस्ट्रिक्टेड विद इन द OECD कंट्रीज। OECD कंट्रीज में ये फ्लो जो है पैसे का वो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो लैंडिंग रेट अफोर्डेबल रेट्स पे हमारे से देशों को मिलनी चाहिए। अब इसमें NCQG का क्या रोल है? अब देखो उसने कितने खूबसूरत तरीके से कनकून के अग्रीमेंट को यहां पे अटैच कर दिया कि कनकून में 2010 में ये कहा गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज ने प्लेज किया था कि हम $100 बिलियन एनुअली अप टू 2020 प्रोवाइड करेंगे
डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। क्लियर? आपको नहीं लगता कि ये एक पॉइंट है आपके प्रीलिम्स का? आप खुद सोचो पहले कि हाँ यार, ये जो $100 बिलियन से $300 बिलियन हुआ है, ये $100 बिलियन कौन सी मीटिंग में हुआ था? आपको पता होना चाहिए, कनकून। क्लियर? ठीक है। फिर 2025 के पहले एनसीक्यूजी को इस्टेब्लिश किया गया, कनकून कमिटमेंट को बेस पॉइंट मानते हुए राशनल दिया गया कि इस बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर फाइनली COP 2026 ग्लासगो में एक एडहॉक वर्क प्रोग्राम जो कि डिस्कशन करेगा इस एनसीक्यूजी पे, उसको इस्टेब्लिश किया गया। लीस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड वो बोलता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो काम करती है, उसने एस्टिमेट किया कि $5 ट्रिलियन से $7 ट्रिलियन की जरूरत है बाय 2030 टू मीट द हाफ ऑफ द नीड्स ऑफ 98 कंट्री, वो भी हाफ नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब बताओ मुझे ये डाटा जरूरी है क्या? मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं? मैं आपको सीधे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी बता सकता हूं, मुझे तो पता है कौन से 6 पॉइंट बताने। मैं आपको ये चीज इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप ये सीख पाओ कि न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए कौन से डाटा को अपने पास रखना है और कौन से को छोड़ देना है। अब ये जो 5 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन डॉलर की बात है, ये हर फिगर आपको अलग अलग जगह अलग अलग फिगर देखने को मिलेगा। क्लियर? इसे आप याद रख ही नहीं सकते। तो ये बेवकूफ़ी भरी बात है कि अगर मैं आपको बोलूं कि इसको याद रख लो, यदि रख ही नहीं सकते आप अभी 4 दिन बाद भूल जाओगे। क्लियर? अब जो इसमें चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो समझो क्या है। वो टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना मैं क्या बता रहा हूं। ये बोल रहा है कि COP 29 में जो बात कही गई है कि पैसा देंगे $300 बिलियन, ये कौन देगा? सरकार देगी पूरा पैसा, या कुछ डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस देंगे, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स देंगी? कौन देगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस पूरे बेसिस पे इस COP 29 को किया जा रहा है क्रिटिसाइज। क्या है कि ये जो COP 29 में पैसा आ रहा है, इट इज लार्जली फ्रॉम पब्लिक सोर्सेस टू इनेबल लिवरेजिंग द रेस्ट थ्रू प्राइवेट फाइनेंस। इसका मतलब ये है, यहां पे जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है वो ये है कि $300 बिलियन पर ईयर डज नॉट कम एंटायरली फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस बट ऑल्सो फ्रॉम सोर्सेस लाइक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, कार्बन मार्केट और प्राइवेट फाइनेंस। क्लियर हो रही बात? अब ये पॉइंट क्यों आपको पता होना चाहिए? क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस के थ्रू अगर ये पैसा आएगा तो वो तो पैसा उन्हीं इकोनॉमीज में लगाएंगे जहां पे रिटर्न अच्छा है, जो कमर्शियली अट्रैक्टिव है, राइट? तो ये जो पैसा है ये तो फिर से उन एडवांस्ड इकोनॉमीज में लग जाएगा जिनको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या अनसर्टेनिटी लेके नहीं आ रहा है अबाउट वेदर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं जिनको इस पैसे की एक्चुअली में जरूरत है वो बेनिफिट कर पाएंगी इससे या नहीं कर पाएंगी? सोच के देखो। लाइक और हम भी उसी देशों में आते हैं। अब ये इससे अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं कि भारत को कितना पैसा मिलेगा। क्लियर? तो इसीलिए ये बहुत बड़ा की पॉइंट है कि ये पैसा आ कहां से रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये पूरा इशू पढ़ने के बाद भी इस चीज को समअप नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने उस नजर से नहीं देखा जो यूपीएससी पूछना चाहती है। तो ये लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस आपको जनरेट करनी पड़ेगी। यहां पे कोई भी अच्छी चीज नहीं हुई है। क्या हुई है? वो ये हुई है कि COP 29 में क्लैरिफाई किया गया कि जो कार्बन क्रेडिट है वो अथॉरिटीज के बीच में कैसे ट्रांसफर होगा। यहां पे ये बताया गया कि इसकी जो रजिस्ट्रीज है वो कैसे मेंटेन की जाएंगी, इसके स्टैंडर्ड्स कैसे फिक्स किए जाएंगे, राइट? तो इस पे बहुत बड़ा काम हुआ जिसमें अभी तक अनिश्चितताएं बहुत थी, इसलिए कार्बन क्रेडिट मार्केट जो है वो फ्लरिश नहीं कर पा रहा था। अब इसके थ्रू जो क्रेडिट्स हैं वो खरीदे भी जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस कम भी किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको गवर्नमेंट स्कीम जैसे PM E-ड्राइव के बारे में देखने को मिलेगा, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में देखने को मिलेगा, राइट? पैट स्कीम, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड के बारे में देखने को मिलेगा। ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, क्या आपको ये चीजें इन आर्टिकल्स को पढ़ने के पहले पता होनी चाहिए थी या नहीं? मुझे आप सिर्फ ये सोच के बताओ। जवाब है पता होनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने जब ये आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हुए थे मैंने आपको उसी दिन कहा था कि क्लाइमेट चेंज का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको पढ़ के रखो, ताकि जब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं तो आप तुरंत चीजों को कनेक्ट कर पाओ। अच्छा ये वहां से उठा रहा है, ये वहां से और ये वहां से, दैट्स इट। अब देखो, अभी भी अगर आपने उसको कवर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है। क्या कर सकते हो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आपको जाना है ज्योग्राफी मॉड्यूल में, उसको खोलना है क्लाइमेट चेंज, ठीक है?
वहां पे जब आप क्लाइमेट चेंज पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, आपको रामसार कन्वेंशन से राइट फ्रॉम द 1971 जितने भी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं उनको पढ़ना है। क्लियर? अब जैसे अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, कनकून अग्रीमेंट के बारे में, राइट? तो वो तो पढ़ना ही है, बट उसके अलावा बाकी चीजें भी आपको पढ़नी है। क्लियर? और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप जैसे जैसे नीचे आओगे आपकी अपने आप सारी चीजें कवर होती जाएंगी। फिर वो भले ही पेरिस अग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हो, उसमें अब देखो जो इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, जैसे आर्टिकल 6.2, 6.4 और 6.8। 6.4 बात करता है मार्केट मैकेनिज्म की, ट्रेड वाया मार्केट। ये वही ट्रेड है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। क्लियर? अब मान लो जैसे आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आर्टिकल में आपको ये चीज़ कब समझ में आएगी कि यार ये 6.4 और ये 6.2 क्या लिखा है और क्यों लिखा है? तो यही वो आर्टिकल है जो अभी हम देख रहे थे, राइट? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोबल कार्बन मार्केट अंडर आर्टिकल 6.4 विद सेवरल प्रोसीजर रूल्स अग्रीड अपॉन। अब ये अग्रीड अपॉन कौन स्टूडेंट समझेगा? जिसने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि अच्छा ये मार्केट मैकेनिज्म जो 6.4 पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई थी, इसकी ये बात चल रही है। क्लियर कर पा रहे हो क्या आप इन बातों को? ठीक है। और बिल्कुल एक फ्लो चार्ट के मैनर में मैंने आपको पूरे लाइन से चीजों को पढ़ाया है, पूरी लाइन से। आप ना इधर देखोगे और ना उधर देखोगे, और बिल्कुल सीध में जाके आप आखिरी में खत्म करके उठ जाओगे। ठीक है, एक ये चीज होगी। दूसरी है कार्बन मार्केट। अब जैसे कार्बन मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में आप पढ़ रहे हो, राइट? तो एक कार्बन मार्केट क्या होता है, इसके कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ये फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म क्या है, इसके अभी आर्टिकल बात कर रहा था, राइट? इसमें जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और एमिशन ट्रेडिंग, जिसे कैप एंड ट्रेड कहते हैं, ये कैसे काम करता है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना चाहिए अभी के अभी, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हो तो जब मैं माइंड मैप लेके आऊँगा COP 29 पे, इसमें और ज़्यादा कनेक्शंस आप बैठा पाओगे। ठीक है, तो रेस्ट अश्योर्ड, अभी आप सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ लो, ये 2 आर्टिकल कोई भी उठा के पढ़ लेना अपनी इच्छा से, आपका काम बन जाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे, और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे, और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे HD माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिजाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, डेली बेसिस पे। ये जो HD माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है, और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं, और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं एक छोटी सी लाइन में, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो PT 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं, और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
बुद्धि अकेडमी, BUDDHIACADEMY academy.in पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज सजेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहां पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहां पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। इसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहा है प्रिपेयरिंग फॉर वर्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इन द कमिंग ईयर। मुझे ये चीज बताओ कि भले ही वो साइक्लोन फिंगल हो, अलग अलग तरीके के कितने साइक्लोन के बारे में आप पूरे साल में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब सोच के देखो कि अगर आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के पूछ लूं कि 2024 में साइक्लोनिक वेदर इवेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, हाँ, तो मुझे बताओ कि अरेबियन सी में आपने मेजरली कौन कौन से साइक्लोन के बारे में पढ़ा। समझे आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो गया। बेसिकली आपको 4 से 5 साइक्लोन के नाम दे दूंगा मैं और बोलूंगा कि अरेबियन सी में कौन सा इसमें से साइक्लोन आया या बे ऑफ बंगाल में, वो पिन पॉइंट करके बताओ। तो आपको किसी चीज को इस तरीके से परसीव करना चाहिए। रोज रोज साइक्लोन के बारे में मत पढ़ो, उससे चीजें नहीं बनेगी। एक बार बैठो, 1 मिनट में नेट पे सर्च करो कि बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से साइक्लोन आया 2024 में, उनके नाम लिख लो और अरेबियन सी के लिख लो, दैट्स इट। या सिर्फ एक के लिख लो, आपका काम बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसका आप यूज कहां कर सकते हो। एक तो हो गया प्री का क्वेश्चन। अब मान लो साइक्लोन पे मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हो, क्या करोगे। सिंपल, जब आप इंडिया का मैप बनाओगे तो वहां पे उन 3-4 साइक्लोन के नाम लिख देना, सोचो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। तो हर चीज को 2 नजर से देखने की कोशिश करा करो कि प्री में आएगा तो कैसे लिखूंगा, मेंस में आएगा तो कैसे लिखूंगा, प्री में कैसे यूज करूंगा, मेंस में कैसे यूज करूंगा। ये होता है वो इंटेलेक्ट जो टॉपर का होता है। क्लियर। अब देखो अगली बात आती है कि मैं इस टॉपिक को क्यों पढ़ूं, क्योंकि ये तो जनरलाइज टॉपिक है। इस वेदर इवेंट के बारे में तो मैं पूरे साल पढ़ता रहता हूं, राइट। साइक्लोन के बारे में क्यों पढ़ना है। हाँ, साइक्लोन के बारे में मुझे इसलिए पढ़ना है, इसके कारण है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून जो है वो ठंड में हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इसलिए देखो तमिलनाडु न्यूज में आ गया है ना, ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है, यहां पे हमें साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर जब भी हम साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, साइक्लोन मतलब कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स पे हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। साइक्लोन एंटी साइक्लोन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी कैसी डायरेक्शन है, सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी कैसी डायरेक्शन है, मेरे को ये आना चाहिए। सोच के देखो कि वो क्वेश्चन क्यों पूछेगा आपसे, राइट। अब अगर वो पूछता है टॉर्नेडो इसे कहां बोलते हैं, विली विली इसे कहां बोलते हैं, मुझे ये आना चाहिए। आना चाहिए नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या नहीं है, सोच के बताओ। फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अभी कितने साल कंप्लीट हुए हैं, मैंने इसको आपको पढ़ाया था। आईएमडी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। ये देखो बार बार जिक्र होगा ही ना। साइक्लोन जब भी आएगा, हीट वेव जब भी आएगी, आईएमडी का ही तो जिक्र होगा, वरना किसका जिक्र होगा। जब भी साइक्लोन पढ़ोगे लैंडफॉल के बारे में पढ़ना है। आप में से पता है कितने लोगों को लैंडफॉर्म नहीं पता आज भी। अगर मैं आज भी आप लोगों के सामने ऐसा एक साइक्लोन ड्रॉ कर दूं और बोलूं यहां पे लैंड है, तो ये अगर साइक्लोन इस लैंड पे हिट कर रहा है तो लैंडफॉल कब कहलाएगा, जब ये बीच की आई हिट कर रही है जब, या ये वाला हिस्सा हिट कर रहा है जब। ये है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी कि ये जो आई वाला हिस्सा रहता है क्या वो काम रहता है, ये वाला हिस्सा रेन लेके आता है। लैंडफॉल जब होता है, लैंड पे जब हिट करता है साइक्लोन, तो उसकी गति कम क्यों होने लग जाती है। मैं आपको एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिखाता हूं, और मेरा नहीं है, यूपीएससी का। यूपीएससी ने सीएपीएफ में एक क्वेश्चन पूछा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जब लैंड पे आता है तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, क्यों। एक जवाब जो सब जानते हैं कि उसके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तक मॉइस्चर मिलते रहता है साइक्लोन और भयावह होते जाता है ना, भयावह रूप लेता है। बट जैसे ही मॉइस्चर कट ऑफ होता है खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक और ऑप्शन चिपका दिया कि फ्रिक्शन जो है लैंड पे, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को मार डालता है। सोच के देखो, फ्रिक्शन शब्द, अरे कोई चप्पल से थोड़ी चल रहा है साइक्लोन जो फ्रिक्शन लग रहा है,
समझ रहे हो? क्या ये मेन कारण हो सकता है क्या फ्रिक्शन? होने को कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे आपको उन्होंने घुमा दिया फ्रिक्शन वर्ड डाल के। अब फ्रिक्शन और साइक्लोन आप इमेजिन करो, है ना? वो कोई जमीन से जुड़ के चल नहीं रहा है, वो तो ऊपर ऊपर चल रहा है, बारिश कर रहा है। ये लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस चाहिए एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो, वरना आप बोलोगे कि हाँ मॉइस्चर कट ऑफ ये तो होता ही है, फ्रिक्शन मतलब जमीन पे जाएगा, जमीन पे जो भी चलता है वो तो फ्रिक्शन लेता ही है। अरे भैया साइक्लोन की बात चल रही है, चप्पल से थोड़ी चल रहा है आदमी। ठीक है कि फ्रिक्शन नेसेसरी है। ये लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बात बताने की। कोरियोलिस फोर्स पे अभी तक ये आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको इतने। अगर आप अब भी कोरियोलिस फोर्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो दोस्त गलती आपकी है ना? यूपीएससी तो बता चुकी है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन गलती से भी ना छूटे कोरियोलिस फोर्स का, मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर को डिजाइन करने में कम से कम 5 से 7 घंटे की मेहनत की थी। और अब आप खुद देख सकते हो ये पूरी एक स्टोरी डिजाइन करना, इसमें कितना एफर्ट डाला होगा मैंने, और एक्चुअली में डाला है। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपको विंड का मूवमेंट समझा सकूं कि विंड अगर अंदर घुसेगी बाहर निकलेगी तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑब्जर्वर क्या होता है, और इस तरीके से मैं आपको सारे पीवाईक्यू करवाऊं जो कि मैंने करवा दिए। ठीक है, तो होमवर्क क्या है, इनको जाके आज आपको एनालाइज करना है ताकि फिर से आपसे कोई गलती ना हो। अलॉन्ग विथ जो टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एक फॉर्मेशन कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कहाँ घूमता है, कहाँ पे इसे साइक्लोन, यूरिकेन, टाइफून, विली विली कहते हैं, ये आपको पढ़ना है और पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? ये स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक है जो कि आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। अब बच्चे देखो टाइम कहाँ पे पास करते हैं। बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। अरे भैया ये कम्युनल मुद्दा है, ये एक रिलीजन का मुद्दा है। यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछता। यूपीएससी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के फंडामेंटल राइट के बारे में पूछेगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फंडामेंटल राइट के बारे में। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, बाबरी मस्जिद, अयोध्या मंदिर, 1991 में क्या हुआ, कल्याण सिंह ने यूपी में क्या करा, गोलियां किस पे चली, ये सब नहीं पूछेगा यूपीएससी। वो नहीं पूछते हैं ऐसे सवाल। समझ रहे हो कि इस एक्ट के इस प्रोविजन में किस धर्म के बारे में क्या बातें बताई गई हैं, कौन सा मंदिर कब, ये सब नहीं पढ़ा जाता है यूपीएससी में। अगर आप बार बार ये गलती कमिट करोगे तो नो वन कैन सेव यू। ठीक है, अब देखो जैसे अभी यूएस के प्रेसिडेंट साहब ने जो अपने बच्चे को पार्डन कर दिया उसके बारे में बात चल रही है, राइट? कि यूएस के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है। अरे भैया तेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर अभी ढंग से नहीं आती है, उनकी पार्डनिंग पावर को क्यों पढ़ना है? यहां पे जमाने भर भतेरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की होगी, यूएस प्रेसिडेंट साहब की ये पार्डनिंग पावर और फलाना ढिमका। भैया आप सिर्फ इंडियन सिस्टम पे ध्यान दो कि ये आर्टिकल 72 और 161 प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब के बारे में क्या बोलता है। हमारे देश में जो ये पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, इसका क्या मतलब? मैं आज भी अगर आपसे ये पूछ लूं कि चल बता बल्लू ये पार्डन, कम्यूट, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव में क्या डिफरेंस होता है एक एक लाइन में, मेजॉरिटी ऑफ यू आप नहीं बता पाओगे। ये कोई करंट अफेयर्स का इशू नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन है। 1 मिनट में समझाया हुआ है मैंने, यूट्यूब शॉर्ट में जाके देख लेना, लाखों लोग देख चुके हैं। क्लियर? तो ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन और थॉट चाहिए कि भैया अगर किसी चीज को पढ़ना है तो क्यों पढ़ रहा हूं मैं। ये यूएस के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर का क्या हलवा बनाऊंगा एग्जाम में बैठ के? इसका मतलब ही नहीं है। वो तो मुझसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर पूछेंगे। क्लियर? अब ये कल से परसों से मुद्दा चल रहा है 1984 भोपाल डिजास्टर का। अरे भैया मिथाइल आइसोसाइनेट पढ़ ले, ठीक है, भोपाल में गैस ट्रेजेडी कब हुई ये पढ़ ले। अब इसके बारे में यूपीएससी आपसे कभी सवाल नहीं पूछेगा कि वो यूनियन कार्बाइड प्लांट था क्या, उसका कौन व्यक्ति ओनर था जो भाग गया, राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड की बात है क्या। सिर्फ बेसिक 4 चीजें भी अगर आपको पता है जो कि हर व्यक्ति को पता होती है, उसके लिए ये चीजें नहीं पढ़ना होती हैं। ठीक है, ये सब चीजें अगर आप पढ़ रहे हो तो यू आर टोटली वेस्टिंग योर टाइम। सिर्फ आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये एक तरीके का डिजास्टर था जिसको बचाना चाहिए, दैट्स इट। ऐसे 2-4 आप कोट करते हो जब आप मेंस के आंसर लिखते हो, तो इन आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा जाता, बट ये कोई बताता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं भी इसे पढ़ाऊंगा तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा और मुझे इससे पैसे मिलेंगे, जो कि सच बात है। ठीक है, बट मैं दूसरी जगह से कमा लूंगा, इसलिए मैं सही बता देता हूं। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो।
फिर जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया है आज, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पहले भी कर चुका हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्लाइमेट चेंज केस की हियरिंग शुरू करी है। बोला जा रहा है कि इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा उनका जो भी डिसीजन आएगा। बेसिकली ये आईसीजे किस पे हियरिंग सुन रहा है, कर रहा है, कि कुछ देश बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने पैसे का वो बोला था कि देंगे, दे नहीं रहे, फलाना ढिमका, ठीक है। अब आईसीजे की रूलिंग क्या बाइंडिंग है, क्या कॉमन सेंस से नहीं है, ठीक है। बट आईसीजे की जो रूलिंग है उसको बेस बना के फिर हमारे जैसे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो लड़ सकते हैं और बोल सकते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि देखो आईसीजे का भी ये मानना है, आप हमें पैसे दो, ऐसा, ठीक है। तो इन जनरल आर्टिकल है, अगर कोई मुझे बहुत अच्छी चीज दिखेगी इस पर्टिकुलर चीज से आती हुई तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। हाँ, एक चीज जरूर बोलूं, और वो है आईसीजे, आईसीसी और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बीच में डिफरेंस। ये आप मान के चलो कि आपको क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेगा, डेल श्योर मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लगातार न्यूज में चल रहे हैं, लगातार। इसमें किसमें इंडिया मेंबर है, कौन नहीं है, कुलभूषण जाधव का केस कहां पे चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कौन सी कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज का इशू उठाया है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको डेल श्योर देखने को मिलेगा। जितने भी की पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने एक ऐसा माइंड मैप क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बट अब इतनी मेहनत कर लेना कि इसको बार बार रिवाइज कर लेना। आप खुद देखो कि इस चार्ट को प्रिपेयर करने में मुझे कितनी मेहनत लगी होगी, एक एक पॉइंट पे यहां पे बहुत ल्यूसिड मैनर में मैंने खुद से लिखा है, बना बना के। और ये वो की पॉइंट है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस मैनर में, चार्ट फॉर्म में, कि अच्छा अगर मेरे को कैपेसिटी देखनी है तो आईसीजे जो है वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा, आईसीसी जो है वो एक क्रिमिनल कोर्ट की तरह काम करेगा, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की तरह काम करेगा। ये मैंने तीनों को कंपेयर कर दिया। और अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, वो कभी भी कंपैरेटिव स्टडी सीख ही नहीं पाएगा। ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए। तो उम्मीद करूंगा आज आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, आपको बहुत सारा होमवर्क भी मिला है जिसे आप कोर्सेज में जाके करोगे। That's it from my side for this particular topic or session. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.